हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो झारखंड बोर्ड से इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज दोस्तों आप लोग लेकर आए हैं प्री टेस्ट, कह सकते हैं प्री बोर्ड, जो बोर्ड एग्जाम से पहले का होता है। बहुत सारे स्कूल में हो रहा है इस बार, ठीक है, कई कई स्कूल में नहीं भी हो रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे आप लोग स्कूल में हो रहा है या नहीं। दोस्तों ये प्री बोर्ड होता है जो बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले होता है, जिसका ढांचा बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा ही होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में जैसा आप लोग को प्रश्न पूछे उसी प्रकार के प्रश्न आप लोग प्री बोर्ड टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को मॉडल पेपर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोग को पहले ही बताया था कि एक पेपर में दो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे ये जो पेपर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश और सोशल साइंस का है। अभी हम बात करेंगे सोशल साइंस को लेकर, ठीक है। इसके बाद एक एक करके सारा वीडियो आप लोग का अपलोड कर देंगे। और दोस्तों इसमें आप लोग को टाइम देखिए 1.5 घंटे का मिलेगा एक पेपर का, जो मैं आप लोग पहले ही वीडियो बना करके बता चुका हूं। मतलब एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटा, 2 सब्जेक्ट यानी कि पूरा एक पेपर आप लोग को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों मेरे पास सभी पेपर्स नहीं है, अगर आप लोग के पास कोई भी पेपर्स है साइंस का, उसके बाद हिंदी इंग्लिश का, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली जाकर सेंड कर दीजिए या फिर मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम में, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और किसी के पास होगा तो जरूर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा सवाल मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्री बोर्ड मतलब होता है जो बोर्ड एग्जाम से पहले का टेस्ट होता है वही टेस्ट। तो इसमें से हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिले, और इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो देख पाए, हर एक अपडेट से अपडेट रह पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग का इसी प्रकार के खंड बांटा हुआ रहेगा। ये यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा, सबसे पहले निर्देश में क्या लिखा रहेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। प्रश्न पत्र 4 इकाई में विभाजित है, मतलब 4 सेक्शन में आप लोग का बांटा गया है। हिस्ट्री आप लोग का, बायोलॉजी सॉरी ज्योग्राफी, इस तरह से प्रत्येक इकाई में 10-10 प्रश्न है आप लोग का, और 1 अंक का है, और 4 विकल्प दिया गया है जिसमें केवल एक उत्तर सही है। देखिए यहाँ पर ओएमआर उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को काला करके सही उत्तर इंगित करें। बिल्कुल ऐसा ही आप लोग बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन हिस्ट्री का है, इतिहास का। इसमें सबसे पहला सवाल है इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ, यानी कि व्हेन डिड इंडो चाइना कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि कोई भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं मैच लग रहा है, और इसका उत्तर दोस्तों मुझे लग रहा है 1887 होगा, ठीक है, 1887 होगा। तो एक बार आप लोग भी कमेंट करके जरूर बोलेंगे कि इसका इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ था। मैंने जहां तक सर्च किया तो मुझे 1887 मिला, तो ये आप लोग का सही उत्तर हो रहा है। ऑप्शन के हिसाब से एको नहीं सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि 1789 ईस्वी में। एक ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट आप लोग का फ्रांस का सम्राट था, यानी कि 3 का 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का सम्राट, फ्रेंच इंपीरियर, ओके, तो ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या डिमांड रहता है ना कि सर इंग्लिश में भी बताइए, तो इंग्लिश में आप लोग मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में जिस तरह यहाँ दिख रहा है उसी प्रकार आप लोग का इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं, अदालत में देखिए ना कि आंखों पर पट्टी बांधा रहता है, तराजू लिया हुआ रहता है, तो वो किसका प्रतीक है, न्याय का, यानी कि जस्टिस का, ठीक है, कि आंख बंद रहेगा फिर भी कोई गलत नहीं होगा, आंख बंद करके भी न्याय मिलेगा, ओके। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में माना जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ये भी सवाल हो सकता है। तो सभ्यता का पालना दोस्तों यहाँ पर यूनान को कहा जाता है, यानी कि 5 का आप लोग का 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। 6 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन दोस्तों 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये सारा सवाल अच्छे से देख लीजिए। 7 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ दोस्तों आप लोग का 3 बोल रहे अगस्त 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो 7 का 3 सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग मॉडल पेपर में भी ये वाला सवाल था कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि पूना समझौता कब हुआ, तब आप लोग 1932 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या कि किनके किनके बीच में हुआ पूना समझौता। तो पूना समझौता दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 नंबर देख लीजिए क्या बोला है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड इन व्हिच कांग्रेस सेशन? किस में? तो दोस्तों ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में यहाँ पर पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया थी, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 10 नंबर सवाल पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने यहाँ पर 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया? ठीक है, मतलब रॉलेट एक्ट किसने पारित किया? व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पास द रॉलेट एक्ट ऑफ 1999? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल ने। ठीक है, रॉलेट एक्ट किसने पारित किया? रॉलेट एक्ट जो कानून था दोस्तों, ये कानून के अनुसार मतलब ब्रिटिश सरकार क्या करती थी ना, अगर किसी का गलती भी नहीं है, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ केस चलाए उसको 1 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार कर लिया था। तो ये किसने शुरू किया था? ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का यहाँ पर इतिहास का पारी समाप्त होता है। अब चलिए भूगोल की तरफ चलते हैं और भूगोल की पारी शुरू करते हैं। तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का पहला सवाल है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कौन बार बार हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो जीवाश्म ईंधन भैया, मतलब जो पेड़ पौधे लकड़ी जो दब जाते हैं और हजारों सालों बाद वो मिलता है, तो क्या वो तो एक बार बन के तैयार हो गया, अब बनने में बहुत वर्ष लग जाएगा। तो ये दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो है यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो आप लोग का नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। यहाँ पर सौर ऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा सभी को हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, पर जीवाश्म ईंधन ऐसा है जिसको हम लोग एक बार प्रयोग कर लिए, जैसे एक बार कोयला को आप जला लिए तो दोबारा आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो खत्म हो चुका। तो नेक्स्ट देखिए क्या 12 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो भारत में दोस्तों आप लोग का 43%, ठीक है, 43% भूभाग पर मैदान स्थित है, यानी कि 43 दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कौन सा सही होता है? तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, काली मृदा से कपास, याद रख लीजिएगा, ट्रिक है, काली से कौ से कपास ओके, तो यहाँ पर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स? ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेचुरल प्राकृतिक भवन हम लोग खुद बिल्डिंग ना, भवन हम लोग खुद बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक थोड़े है, तो मानव निर्मित है जी, हम लोग बनाते हैं, बाकी सब तो प्राकृतिक है, जिसको हम बोलते हैं भगवान की देन है। 15 में देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण। नवीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण क्या है जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं? यानी कि सौर ऊर्जा, बाकी कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, बस सिर्फ सौर ऊर्जा ही सही है। ठीक है, ये आप लोग का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? कौन सा राज्य में दोस्तों सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? 16 नंबर देखिए, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए क्या बोला है। 17 में दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया? मतलब वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, जो वनों में जितने सारे जीव जंतु रहते हैं उनका संरक्षण का अधिनियम, मतलब संरक्षण करने के लिए कानून पारित किया गया। कब पारित किया गया, कब लागू किया गया? तो ये दोस्तों लागू किया गया था 1972 ईस्वी में, यानी कि 1972। ओके, ये सही 17 का 1। 18 में देख लीजिए क्या बोला है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे जरूर। ठीक है, तब आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? और यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन कट चुके हैं, लेकिन 19 नंबर देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, अप्रैल 1973 में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसी प्रजाति जिनके लुप्त होने का खतरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो लुप्त होने की एक कगार पर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ। तो यहाँ पर थोड़ा कट चुका है, तो संकटग्रस्त जातियाँ हो जाएगा, यानी कि 20 का जो आप लोग को सही आंसर दिख रहा है वो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, शायद ये वाला 3 नंबर में है, तो ये संकटग्रस्त जातियाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर की तरफ। और ये 21 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? दोस्तों यहाँ बता दो आप लोगों को कि यहाँ पर पूछा है क्या, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज बेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा प्रथम रैंक 1 में है, रैंक 1 में नहीं, यहाँ पर विकास सूचकांक पूछा है, मानव विकास सूचकांक।
तो जो 4 ऑप्शन है इसमें से सबसे अच्छा दोस्तों आप लोग का श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका पहले नंबर पर है, ठीक है। श्रीलंका छोटा देश होने के बावजूद भी भारत से आगे है विकास के संबंध मामले में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे आगे श्रीलंका है, दुनिया में सबसे आगे कोई और देश है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे आगे श्रीलंका है, ठीक, सर्वोत्तम है। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? तो दोस्तों वो मापी जाती है डॉलर में, यानी कि डॉलर कहीं दिख रहा है आप लोग को? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये है डॉलर, मारिए इसको पटाख। चलिए ठीक है, डॉलर में प्रति व्यक्ति आय मापी जाती है। दोस्तों हम लोग यहाँ से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में स्टार्ट किए, हम लोग का भूगोल समाप्त हुआ, यहाँ अर्थशास्त्र की पारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आप लोग बता भी चुके हैं। 3 नंबर देखिए, बड़ा सवाल है और देखिए ध्यान से क्या बोला है, बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5000, ठीक है। कितना परिवार है? 4 परिवार है और प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है? 5000 रुपया है। मतलब टोटल आय कितना हो जाएगा? तो सर टोटल आय गुना कर देंगे तो हम लोग का 20,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? ये तो 4 परिवार का टोटल आय हो गया। बोला 3 परिवार की आय कितना है? 4, 7 और 3, तो सबको जोड़ दीजिए, 7, 4, 11 और 3, 14,000। मतलब ये जो 3 परिवार है उनकी आय कितना है? 14,000। तो भैया जी बाकी चौथा परिवार की आय कितना हो जाएगा? 14 और 6000 जोड़ना पड़ेगा ना, तो चौथे परिवार की आय 6000 रुपया होगा। ओके, तो 6000 कहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या होती है? कुल आय होती है, आंशिक आय होती है, औसत आय होती है कि उपरोक्त कोई नहीं? तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो क्या होता है? औसत आय होता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या? देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या, यानी कि वो औसत आय हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक डैश प्रदर्शित करता है? मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है भैया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा लोगों का संपूर्ण विकास। मानव विकास सूचकांक, विकास मतलब क्या? संपूर्ण विकास, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, ठीक है, हर एक दृष्टि से उसका विकास होना चाहिए। तो उत्तम शिक्षा प्रणाली तो होना ही चाहिए, स्वास्थ्य विकास भी होना ही चाहिए, मतलब लोगों का संपूर्ण विकास हो जाएगा, ठीक है। कोई एक नहीं होगा, शिक्षा प्रणाली ये वाला नहीं, तब ये वाला भी तो होगा ना। तो इसलिए क्या होता है? संपूर्ण विकास बिल्कुल सटीक जवाब है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, हर एक तरफ से, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में लोग विकास होना चाहिए, तब वो होता है विकास सूचकांक, उसी से प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट 26 नंबर चलिए देखते हैं। यह पूछा है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में कि सेवा क्षेत्र में? तो 26 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में लोगों का, यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। यहाँ पर 12-12 घंटे काम कराकर दोस्तों उचित मूल्य उन लोग का हाजिरी नहीं दिया जाता है, जो ठेकेदार के अंदर में होता है। इस सब असंगठित क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर ना उन लोग को छुट्टी मिलता है, ना कुछ मिलता है, छुट्टी मिलता है तो उसका पैसा काट लिया जाता है, तो इस प्रकार उन लोगों का शोषण होता है। तो ये दोस्तों होता है असंगठित क्षेत्र, ठीक। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? लोगों का, कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया डैश है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? 27 नंबर देख लीजिए, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कृषि। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है। नेक्स्ट, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्य नहीं है? तो संगठित क्षेत्र मतलब क्या? संगठित क्षेत्र में कौन नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए सब्जी विक्रेता जो है वो ऐसे खुद अपना एक बिजनेस चलाता है, तो संगठित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। बाकी वकील भी है, डॉक्टर भी है और शिक्षक ही, सभी संगठित क्षेत्र में है। बाकी सब्जी विक्रेता जो है वो संगठित क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, यह असंगठित क्षेत्र में हो जाएगा। 28 हो गया। 29 नंबर क्या बोला? कृषि डेयरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो देखिए आप लोगों का क्षेत्र 3 होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक मतलब क्या? जो कृषि से वानिकी, कृषि से पशुपालन से जुड़ा होता है। द्वितीयक मतलब आप लोग का जो हो गया विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र है क्या? कृषि डेयरी, ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये क्षेत्र से आप लोग सवाल फिक्स है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं उनमें क्या क्या कार्य होता है, क्योंकि इससे सवाल आप लोग का फिक्स से 2 सवाल तो कम से कम जरूर रहेगा, इसलिए अच्छे से उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है? तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र कितना % रहा है? तो ये दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा 50 से 60% के बीच में रहा है। ओके, 3 सही हो जाएगा। 3 नंबर,
बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं, अब आते हैं दोस्तों नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में आ जाते हैं, और ये आप लोगों का अंतिम सेक्शन है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो आप लोगों का ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है या प्री टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में रहेगा। इसमें से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी हो जाए, और इसी प्रकार क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडल पेपर कह सकते हैं, मॉडल पेपर का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं, मॉडल पेपर से भी ज़्यादा बेटर ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बोर्ड एग्जाम एक सांचा तैयार किया गया है। देखिए मॉडल पेपर में हिंदी में था, इंग्लिश में नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के नक्शे कदम पर इसको बनाया गया है। अच्छा, पहला सवाल है, देखिए नागरिक शास्त्र क्या कि सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है। तो सामूहिक लिखा है ना, हाँ, सामूहिक सरकार का किस देश में मिलता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में सामूहिक सरकार का उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट क्या बोला, श्रीलंका में तमिल कुल जनसंख्या का भाग है। श्रीलंका में तमिल का भाग, तमिल जानने वाली संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों वहाँ पर 18% है तमिल जनसंख्या की, तमिल की जनसंख्या। ठीक है, मतलब तमिल जानने वालों का। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी जो लोग होते हैं दोस्तों, वो कौन सा धर्म को मानते हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी कि 33 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। ब्रुसेल्स में कौन सा बहुसंख्यक के तौर पर है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, फ्रांसीसी भाषी जो फ्रांसीसी लोग बोलते हैं वो लोग वहाँ पर बहुसंख्यक में है, यानी कि 34 का 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्या बोला है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 बार, सॉरी 3 बार बोल रहे हैं, यहाँ पर 4 बार। ठीक है, 4 बार संशोधन किया गया था 1970 1993 के बीच में, तो 35 का यहाँ पर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 में देख लेते हैं, झारखंड राज्य गठन कब हुआ। तो दोस्तों ये फेमस सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोग एग्जाम में रह सकता है। कुछ ही दिन पहले आप लोग का स्थापना दिवस मनाया, आप लोग डेट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2000 ईस्वी में बनाया गया था क्या, मतलब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था बिहार से टूट करके। डेट आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, तो दोस्तों एकात्मक सरकार जो होता है, यूनिटरी जो शासन होता है, उसमें केंद्र सरकार के पास शासन होती है। ठीक है, संपूर्ण सत्ता, जैसे हम लोग का एकात्मक नहीं है ना, हम लोग का केंद्र सरकार के पास भी शासन है, राज्य सरकार के पास भी शासन है। निम्न क्या लिखा है यहाँ पर, आकार बनाया गया संघ का उदाहरण है। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन एज रिजल्ट ऑफ कमिंग टुगेदर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 38 का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो 38 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है। ठीक, केंद्र सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सूची में देखिए, यहाँ पर मुद्रा, रेलवे, बैंकिंग, ये सारे विषय केंद्र सूची में शामिल है, जबकि यहाँ पर कानून व्यवस्था है 39 का 1 वो केंद्र सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है। पंचायत चुनाव में दोस्तों पंचायती राज जो चुनाव होता है उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पर सटीक जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का 40 सवाल समाप्त होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आप लोग एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे स्कूल में हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स में नहीं हुआ है, और मैं फिर से कहता हूँ, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन पर है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में संपर्क कीजिए और मुझे टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं। मैं वहाँ से आप लोग को इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट कर लूँगा, बस मुझे मैसेज कर दीजिए एक बार। ठीक, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है, हो सकता है आप लोग एग्जाम अगले कुछ दिनों में हो भी जाए इसका, तो आप लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट्स मिले और अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।